गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेफ इन प्लांट्स। जो हम देख रहे थे कल मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, इसकी जो क्रियाविधि है वाटर एब्जॉर्प्शन की वह अपन कल देख रहे थे। तो एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट थे, कौन से, क्रेमर। क्रेमर ने प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसको दो प्रकार से डिवाइड किया। पहली कौन सी थी, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड सेकंड थी एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पहले इनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी हिंदी की बात कर लेता हूँ। पहले जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो पहला बच्चों पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जब जो वाटर एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों में स्थित होते हैं, लीव्स में स्थित होते हैं। लीव्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब वाटर एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में के अंदर स्थित होते हैं। और जो रूट की जो पैसेज सेल्स हैं, रूट की जो सेल्स होती हैं वो रूट की सेल्स क्या करती हैं, सिर्फ पैसेज प्रोवाइड कराती हैं। क्या कराती हैं, मार्ग या पैसेज प्रदान करती हैं। तो इसका ये जो प्रकार है इसे कहते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। जब जो जलप्रसरण के कारक कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों के अंदर स्थित होते हैं, लीव्स के अंदर स्थित होते हैं। तो जो और रूट की कोशिकाएं होती हैं वे क्या करती हैं, सिर्फ एक मार्ग की तरह कार्य करती हैं, मार्ग प्रदान करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इधर देखें, जब जो वाटर एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर, वाटर एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स, वो कहाँ स्थित होते हैं, रूट के अंदर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों, रूट के अंदर स्थित होते हैं। और रूट के अंदर स्थित होते हैं और रूट में जो जाइलम कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जाइलम कोशिकाएं होती हैं। तो इस क्रिया में क्या होती हैं, सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। क्या होती हैं, एक्टिव रूप से क्या करती हैं, भाग लेती हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ जो और ऐसी कंडीशन में जो जल होता है वह क्या करती है, जो सॉइल होता है उस सॉइल से क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है वह क्या होता है, इसके अंदर जो रूट होती हैं वह रूट जो गौण रूप से क्या करती हैं, भाग लेती हैं। कैसे लेती हैं, गौण रूप से, फिर रूप से भाग नहीं लेती हैं। जबकि जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीटली एक्टिव रूप से क्या करते हैं, जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, भाग लेती हैं। तो मेन जो पार्ट्स हैं इसमें जो रूट्स का होता है, रूट्स का इतना पार्ट्स प्ले नहीं करती हैं। जबकि यहाँ पर जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है इसमें रूट प्ले इम्पोर्टेंट प्ले रोल इन द एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले रूट नहीं करती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये क्रिया किस कारण होती है, पत्तियों के अंदर जो वाटर फैक्टर्स होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर अर्थात कौन सी क्रिया होती है पत्तियों के अंदर, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उस समय पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में एक तनाव बल उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये क्रिया संपन्न होती है। तो धीरे धीरे अभी तक थोड़ा सा साधारण सी बात हुई और अब हम इनके क्रियाविधि मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं। तो पहले पढ़ रहे हैं बच्चों पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो तो वही बात है इसमें, देखो सुनो, ये जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये कुल जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, टोटल जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन का कुल मिलाकर के 96 से 98% हिस्सा प्रदान या रोल होता है। इसका कितना होता है, ये टोटल वाटर
ये जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, इस क्रिया का टोटल कितना होता है, टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन का 96 से 98% भाग बनाता है। ठीक है, तो इट इज मेजर क्रिया, मेजर जो एक्टिविटीज है, मेजर पार्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या है, मेजर क्रिया है, टोटल वाटर के जो प्रोसेस है वो क्या है, मेजर वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा पादपों में जल का जब शोषण है वो क्या होता है, एक मेजर प्रमुख क्रिया विधि है ये। ठीक है, अच्छा देखो इस क्रिया में क्या होता है कि जब जो वाटर एब्जॉर्प्शन के फैक्टर कहाँ स्थित होते हैं, पत्तियों में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों, लीव्स में स्थित होते हैं। लीव्स में क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। क्या होती है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, अर्थात वाष्पोषण की क्रिया होती है। वाष्पोषण की क्रिया के कारण क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें क्या होता है, एक टेंशन होता है, एक तनाव क्या होता है यहाँ पर क्रिएट होता है। एक पत्तियों में इस क्रिया के दौरान क्या होता है, एक टेंशन क्या होता है, क्रिएट होता है। कहाँ पर, पत्तियों के अंदर जो उनकी वेन्स होती हैं, क्या होती हैं, वेन्स स्राव होती हैं, उन स्राव में क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, एक तनाव बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जल मृदा से क्या होता है, मृदा से नीचे ऊपर, मृदा से जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर के द्वारा क्या होते हैं, मृदा से जल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो रूट है, रूट इस क्रिया में क्या करती है, माइनर जो रोल है, माइनर रोल प्ले करती है, माइनर रोल प्ले करती है। और मेजर कौन करता है रोल इसमें, लीव्स करती हैं। क्यों 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 क्या, इसमें जो ट्रांसपर्सन क्रिया के दौरान क्या होता है, जो पत्तियों में क्या होता है, तनाव बल उत्पन्न होता है, जिससे उनकी पत्तियों के अंदर जो बेल्स होती हैं, उस बेल में क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। इस टेंशन के कारण क्या होता है, एक दबाव या फिर एक फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर इस सॉइल से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। और इस क्रिया में जो रूट होती हैं, उन रूट का क्या होता है, माइनर रोल होता है। ठीक है, तो ये था पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये कुल कितना होता है, 96 से 98% भाग बनाता है टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो इट इज मेजर मेथड्स इन वाटर इन प्लांट्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक बेटा, तो ये थी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म। अच्छा, इसका जो अपने एविडेंस की बात करें, इसकी बेटा एविडेंस की, तो एविडेंस की बात करें कि ये क्रिया मतलब कब संपन्न होती है, तो इसके पक्ष में क्या, मतलब इस सिद्धांत के जो पक्ष है वाटर पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन का, उसके मतलब पक्ष में कौन कौन से प्रमाण है, एविडेंस है। देखो इसका प्रमाण यही है कि जब जो पादपों में जो ट्रांसपायरेशन क्रिया होती है, अर्थात तो क्या होती है, वाष्पोषण की क्रिया होती है, तो उस समय क्या होता है, तो उस समय जो पादपों में जो जल अवशोषण है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स एज वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीजेज। ठीक है, एंड फास्ट टाइम मोर ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों ये थी कौन सी प्रोसेस, वाटर एब्जॉर्प्शन की, कौन सी होगी, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो पत्तियों की जो वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, टेंशन उत्पन्न होता है। इस टेंशन के कारण होता है एक जल स्तंभ होता है, जल स्तंभ जो स्टेम होता है, स्टेम से होते कहाँ पहुँच जाता है, रूट में पहुँच जाता है। और रूट के अंदर क्या होता है, सॉइल होती है, और सॉइल से जो रूट हेयर होती है वो क्या कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो रूट का जो रोल है वो क्या होता है, माइनर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इसके पक्ष में क्या वो है, एविडेंस क्या है, जब पादपों के अंदर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्रिया होती है, उस समय जो वाटर एब्जॉर्प्शन क्रिया होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब बात करें बच्चों हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, नंबर 2 पर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। नंबर 2 है बच्चों एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन।
एक्टिव वाटर एब्सॉर्प्शन। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं इसकी, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्वेशन, देखिए ये इट इज माइनर। टोटल जो वाटर है, टोटल वाटर एब्जॉर्वेशन का कितना बनाता है, टोटल वाटर जो एब्जॉर्प्शन है उस क्रिया का मात्र ये है 2% से कितना होता है, 4% भाग बनाता है। कितना होता है बेटा, ये टोटल वाटर जो एब्जॉर्प्शन है उस क्रिया का सिर्फ 2 से 4% भाग इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, पादपों में वाटर एब्जॉर्प्शन क्रिया संपन्न होती है। तो इट इज जो ये जो मेथड है इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, माइनर जो रोल है, माइनर क्या है, माइनर मेथड है ये, माइनर मेथड होता है। क्योंकि कम मात्रा में है तो इसलिए कैसे हो गया, माइनर मेथड है पादपों में वाटर एब्जॉर्प्शन का। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पौधों की जो रूट होती हैं, क्या होती है बच्चों, रूट होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जाइलम सेल्स होती हैं। उन जाइलम सेल्स में क्या होती हैं, जाइलम जो कोशिकाएं होती हैं, उन जाइलम कोशिकाओं में क्या होता है, एक नेगेटिव जो फोर्स जनरेट होता है, नेगेटिव फोर्स क्या होता है यहाँ पर जनरेट होता है। जिससे क्या होता है, जिससे पादपों में जो वाटर है वह क्या होता है, मूल रोमों के द्वारा क्या किया जाता है, रूट जो हेयर हैं उस रूट हेयर के द्वारा क्या होता है बच्चों, उस रूट हेयर के द्वारा जो पादपों के अंदर जो जल है, वाटर है, वह सॉइल से क्या होता है, सॉइल से वापस से क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो हम कह सकते हैं इस क्रिया में क्या होता है, और इन सम प्लांट्स लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ रूट्स और डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव फोर्स ऑफ रूट्स। ठीक है, द प्रोसेस मेनली ऑकर्स व्हेन ट्रांसपायरेशन इज वेरी लोअर। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब संपन्न होती है, जब पौधों के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसपायरेशन की क्रिया है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया क्या होती है, बिल्कुल एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है, या कैसे होती है, कम मात्रा में होती है। ठीक है, लेस अमाउंट में होती है, उस समय ये क्रिया संपन्न होती है। और एब्सेंट मतलब कब होगी, इन नाइट में, रात्रि के समय हो सकती है ना। तो पादपों में जो एक्टिव वाटर की जो क्रिया है ये है कब होती है, जब पौधों के अंदर जो ट्रांसपायरेशन क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, या कम मात्रा में होगी, या कब होगी, रात्रि के अंदर संपन्न होगी। इन दिस वे रूट हैव मेन रोल इन एक्टिव वाटर एब्जॉर्बेशन। इस क्रिया में क्या करती है, जो रूट होती है, रूट क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है। जबकि जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में जो रूट होती है वह रूट माइनर रोल प्ले करती है। यहाँ पर क्या कर रही है, मेजर रोल कर रही है। कौन, रूट। ठीक है, प्रमुख वो है रोल, उसको प्ले कर रही है। फॉर दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्बेशन पॉजिटिव फोर्स डेवलप इन द वाटर कॉलम प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ रूट्स। यहाँ पर जो जाइलम होता है, उन जाइलम में क्या होता है, एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। और जो जाइलम कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, जो वाटर जो कॉलम्स होता है, वाटर कॉलम्स, उस वाटर कॉलम्स पर क्या होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। और उस पॉजिटिव फोर्स के कारण क्या होता है, जल रूट हेयर के द्वारा मृदा से अवशोषित कर लिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। क्या कहलाता है, जो यहाँ पर जो जाइलम कोशिकाएं होती हैं, जाइलम कोशिकाओं में क्या होता है, जल स्तंभ उत्पन्न होता है, और जिससे क्या होता है, पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। उसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं उसको, रूट प्रेशर। क्या कहते हैं उसको, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर like OP, the roots of forcefully pull the water in the form the soil of the absorbed water from active absorption of water। देखिए, जो यहाँ पर बात करें किसकी, OP की, तो OP भी क्या एक तरह से, OP भी क्या है, एक तरह से एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जिम्मेदार है। परासरण भी क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर भी क्या है, एक तरह से इस क्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो OP है वह क्या करता है, OP
जो वाटर एब्जॉर्प्शन क्रिया क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो लाइक ओपी द रूट्स ऑफ फोर्सफुली पुल द वाटर इन एंड फ्रॉम द सॉइल और एब्जॉर्ब द वाटर। फोर्स एक्टिव एब्जॉर्प्शन और वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटो, एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है उसमें किसी प्रकार की जो एनर्जी है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तो एनर्जी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत एनर्जी की आवश्यकता होती है। और तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एटीपी के रूप में क्या होती है, उपलब्ध होती है। और ये जो एनर्जी है एटीपी है, ये पादपों की जो रेस्पायरेशन जो सेल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी जो सेल्स होती हैं, श्वसनशील जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्रिया के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी जरूरी है। यह एनर्जी एटीपी के रूप में पौधों को उपलब्ध होती है और ये एनर्जी रेस्पिरेटरी जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें मेन रोल किसका था, मेन रोल कितना होता है टोटल मिला करके 2 से 4% होता है। और इस क्रिया में ये जो क्रिया है वो कैसी होती है, मेथड माइनर मेथड है, बहुत कम मात्रा में इस विधि के द्वारा क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और इस क्रिया में जो रूट होता है, रूट क्या होता है, मेजर रोल होता है। और रूट के अंदर क्या होता है, जाइलम कोशिकाएं होती हैं। जाइलम कोशिकाओं में क्या होता है, जाइलम कोशिकाओं में जो जाइलम सेल्स होती हैं उनमें वाटर कॉलम्स क्या होता है, एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। और रूट जो ओपीबी है, ओपीबी क्या है, एक तरह से ओपीबी क्या है, रूट प्रेशर है। और ये जो क्रिया है, ये क्रिया कब संपन्न होती है, जब जो ट्रांसपायरेशन क्रिया होती है, वाष्पोजन क्रिया होती है, क्या या तो क्या होगी, एब्सेंट होगी, या क्या होगी, लेस अमाउंट होगी, कम मात्रा में होगी, या क्या होगी, इनलाइट में होगी। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्रिया संपन्न होती है। और इस क्रिया के लिए, इस विधि से जल प्रसरण के लिए क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो एनर्जी है ये एटीपी के रूप में पौधों को उपलब्ध कराई जाती है। और ये जो एटीपी के रूप में एनर्जी थी, ये पौधों की जो रेस्पिरेटरी सेल्स होती हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो ये मेन रोल किसका है, जड़ का रोल है, जो कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेन रोल किसका होता है, लीव्स का होता है। लीव्स में जो बेंस होती है उनमें क्या होता है, वहाँ पर नेगेटिव फोर्स जनरेट होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर तनाव टेंशन उत्पन्न होता है। उसके कारण पौधे क्या होता है, जो जड़ होती हैं, रूट हेयर होते हैं, सॉइल से आकर क्या देते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मेजर पार्ट कौन सा था, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और जो माइनर पार्ट किसका था, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का था। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू क्रेमर। ठीक है, अच्छा, अब अगला टॉपिक आता है बच्चों, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अगला टॉपिक आता है यहाँ पर पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पादपों में जो जल है उनका मार्ग किस तरह से होता है ना। तो पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, देखो हमको पता है कि जो पादपों के अंदर जो रूट होती हैं, क्या होती हैं, रूट। रूट में क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर होते हैं। और ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये रूट हेयर जो सॉइल होती है उससे क्या करते हैं, जो वाटर है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो रूट पौधों के अंदर जो रूट हेयर होते हैं वह जो सॉइल होती है उस सॉइल से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है,
देन इट कैन रीचेज द जाइलम ऑफ रूट्स थ्रू एनी 3 मेन पाथवे। तो यहाँ से जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर के बाद क्या होता है, रूट हेयर के बाद जो वाटर होता है वह कहाँ पहुँचता है, जाइलम जो तंतु है, जाइलम फाइबर, जाइलम तत्व है वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो जाइलम से रूट हेयर वाटर का रूट हेयर से कहाँ पहुँचना, जाइलम तक पहुँचना। द वाटर enters the root through root hairs, then it can reach the xylem of root through any 3 main pathway. The flow of water from root hairs to xylem is called lateral flow. तो जो जल का जो फ्लो है वह रूट के जो रूट हेयर हैं वहाँ से कहाँ पहुँचना, जाइलम तक पहुँचना, इसे कहते हैं क्या, लेटरल फ्लो। क्या कहते हैं बेटा, इसको लेटरल फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो वाटर का रूट हेयर से और कहाँ पहुँचना, जाइलम जो तत्व होते हैं, जाइलम जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचना क्या कहलाता है, लेटरल फ्लो कहलाता है, लेटरल फ्लो कहलाता है। अच्छा, ये जो रूट हेयर है, जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, इसके कितने मार्ग हैं, 3 मार्ग हैं बेटा। कितने मार्ग हैं बच्चों, 3 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे, और दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे, और तीसरा है वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, तो 3 जो पाथवे हैं, इन तीनों पाथ के द्वारा क्या होता है, वाटर का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, सबसे पहले की बात करेंगे। पहले तो क्वेश्चन था कि जो मृदा से जो जल होता है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर के द्वारा, और रूट हेयर के द्वारा क्या होता है, जो वाटर का जो फ्लो होता है, जाइलम तक का जो फ्लो होता है उसे कहते हैं लेटरल फ्लो। और जो पौधों के अंदर जो वाटर का जो पाथवे है वो मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, इसके 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर जो पाथवे है। 3 प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पर पाथवे हैं। तो सबसे पहले मैं तीनों की बात करूँगा। तो पहले आपको इस चीज़ को समझने के लिए एक चित्र बनाना होगा आपको, है ना, उसके हिसाब से ही आपको तीनों चीज़ें समझ में आएंगी। देखो बेटा, मेरे पास कोई पादप कोशिकाओं क्या कुछ सेल है, कोई पादप कोशिका बताइए, बहुत सारी कोशिका दिखाई गई यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 3 टर्म थी कौन कौन सी, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। और देखो ये जो मार्ग है बाहर वाला, ये वाला जो मार्ग है इसको मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट
प्लास्ट पाथवे, ठीक है, जो कि इस क्रिया के द्वारा दिखाया गया है। अच्छा, बीच में क्या है ये पर, ये क्या है यहाँ पर, वैक्यूल्स हैं। क्या है बच्चों ये वैक्यूल्स। अच्छा, ये बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और ये क्या है वैक्यूल्स, ये क्या है साइटोप्लाज्म है ये अंदर, अंदर क्या है साइटोप्लाज्म, और बाहर क्या है सेल वाल, ये भी क्या है सेल वाल, ठीक है। और ये वाला जो रास्ता है तो ये जो रास्ता है इसे कहते हैं अपन सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट पाथवे। और ये जो डॉट के रूप में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये तो ये डॉट डॉट लाइन है, इन्हें कहते हैं बच्चों वैक्यूम पाथवे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जो ये जो लाइन दिखाई गई है कौन सी, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है कौन सी, एपोप्लास्ट पाथवे। और मैंने इस तरह दिखाया ये वाली, ये है सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे। और जो डॉट डॉट है इन्हें कहते हैं वैक्यूलर पाथवे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो बेटा समझो, तो पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, एपोप्लास्ट पाथवे की, किसकी, एपोप्लास्ट पाथवे की बात कर रहा हूं पहले मैं। देखो, जब पादपों के अंदर जो जल होता है, जल का जो फ्लो होता है किससे होता है, सेल वाल से होता है। किससे होता है बच्चों, ये कौन सी भाग क्या है, मृत क्या है, जो डेड जो सेल वाल है उसके द्वारा होता है। बाह्य रूप से होता है। तो जो पादपों के अंदर जो वाटर का जो फ्लो है वह किससे होता है, प्लांट occurs through in non living cells and intercellular space present among the cell, these called एपोप्लास्ट पाथवे। देखो, ये जो डेड सेल्स हैं या कह सकते हैं उनको नॉन लिविंग सेल्स होता है, नॉन लिविंग सेल भी कहते हैं इनको। तो जब जल का जो फ्लो है, जल का फ्लो पादपों के जो बाह्य कोशिकाएं होती हैं, अर्थात क्या होती है, नॉन लिविंग सेल्स होती हैं या डेड सेल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं क्या, सेल वाल। और इनमें उपस्थित क्या, इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें क्या उपस्थित हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, उसके द्वारा होता है। तो जब आप पादपों में जल का फ्लो, वाटर का फ्लो नॉन लिविंग सेल्स अर्थात सेल वाल्स और इनमें उपस्थित जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके माध्यम से होता है, बाह्य रूप से, है ना, ये वाला पाथ, तो उसे कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। जब पादपों में वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर का फ्लो नॉन लिविंग सेल्स अर्थात सेल वाल्स एवं इनमें उपस्थित इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा होता है, तब उसे कहते हैं क्या, एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, अजीवित होता है, ठीक है। और दिस फ्लो ऑफ वाटर इज अनकंट्रोल, ये जो फ्लो है वो कैसा होता है, अनकंट्रोल होता है।
कैसा होता है, इस पर कोई कंट्रोल क्रिया नहीं होती कोशिका की, तो इट प्रोसेस इज अनकंट्रोल्ड ऑफ द सेल। एंड इस क्रिया में क्या है, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, डिफ्यूजन की क्रिया होती है, डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो डिफ्यूजन की क्रिया होती है, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा ये जो प्रोसेस में क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया पर क्या होता है, एपोप्लास्ट के पाथवे पर जो खुद का जो नियंत्रण है वो कैसा होता है, अनकंट्रोल होता है। और ये जो प्रोसेस है ये कैसे किसके, जो डिफ्यूजन की क्रिया है, विसरण की क्रिया है, उसके माध्यम से क्या होती है, संपन्न होती है। अच्छा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स। देखिए जड़ों की जो कोशिका भित्ति होती हैं, क्या होती है, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती हैं, उनके अंदर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, कैस्पेरियन क्या होती है, पट्टिकाएं होती हैं। कहाँ होती है बेटा, ये जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की जो जड़ों की जो कोशिका भित्ति होती है, जड़ों की कोशिका भित्ति की क्या होती है, एंडोडर्मल कोशिकाएं होती हैं। सेल वॉल की किस में होती है, रूट बता रहा हूं मैं, रूट में जो सेल वॉल होती हैं किसकी, एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स। भाई जड़ों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या होती है, जो एंडोडर्मल कोशिका होती हैं उनमें क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सुबेरिन है उसका क्या होता है, जमाव होता है। क्या होता है, सुबेरिन का जमाव होता है। ये जो कैस्पेरियन पट्टिका होती हैं, यहाँ इन पर क्या होता है, सुबेरिन का जमाव होता है। और ये जो सुबेरिन है ये क्या होता है, ये जल के लिए कैसे होता है, इम्परमीएबल होता है। कैसा होता है बेटा, इम्परमीएबल होता है जल के लिए। ठीक है, तो ये जो कैस्पेरियन पट्टिका होती है, यहाँ पर क्या होता है, सुबेरिन का निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। और ये जो सुबेरिन है, ये सुबेरिन जो वाटर होता है उसके लिए कैसा होता है, इम्परमीएबल होता है। ठीक है, और तब ऐसी स्थिति में ये जो मेथड है, कौन सा, एपोप्लास्ट मेथड, इस विधि से यहाँ पर क्या होता है, वाटर का जो फ्लो है वो नहीं होता है। तब ऐसी कंडीशन में जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, इन एंडोडर्मल सेल्स की जो कोशिका कला होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, तब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, जल का फ्लो होता है। ठीक है भाई, इस विधि से तो होगा नहीं, एपोप्लास्ट विधि से। तब ऐसी कंडीशन में जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, उन एंडोडर्मल सेल्स का क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, जल का क्या होता है, फ्लो होता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं बच्चों ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो रास्ता है, इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, ऐसा जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। कोशिका जड़ों की जो कोशिका भित्ति होती हैं उनमें क्या होती है, एंडोडर्मल सेल्स होती हैं। जड़ों की कोशिका भित्तियों की जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो उनमें क्या होता है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं हो जाती हैं। कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो सुबेरिन है उसका डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है। ये क्या होता है, जल के प्रति इम्परमीएबल होती हैं। कैसे होती है, जल के प्रति इम्परमीएबल होती है। और इसलिए यहाँ से जल से क्या होती है, जल का फ्लो नहीं हो पाता है। इसलिए इस एपोप्लास्ट मेथड है उसके द्वारा वाटर का क्या नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। तब जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसका क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। तब इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं इसको। दिस पाथवे इज आल्सो काइंड ऑफ नॉन लिविंग पाथवे। इसको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग पाथवे भी कहते हैं इसको, क्योंकि कैसे कुछ काम होता है, ये जो डेड सेल्स होती हैं उनमें होता है, इसलिए इसको नॉन लिविंग से पाथवे भी कहते हैं। तो ये था हमारा एपोप्लास्ट पाथवे। एक बार दोबारा समझो इसको। जब वाटर का फ्लो
वाटर का जो फ्लो है वह किस किस जो नॉन लिविंग सेल्स होती हैं अर्थात जो सेल वॉल होती है उसके माध्यम से होता है, और उनमें उपस्थित जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके माध्यम से होता है, तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, अनकंट्रोल होती है और डिफ्यूजन के माध्यम से संपन्न होती है। और कोशिकाओं में कोशिकाओं के अंदर जो रूट की जो कौन सी कोशिका होती है, सेल वॉल होती है, रूट की जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल की जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं उन पर क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, और उन पर क्या होता है, सोबेरिन का डिपोजिशन होता है, और वो कैसे होती है, जल के प्रति इम्परमीबल होती है, इसलिए इस विधि से जल का क्या नहीं होता है, फ्लो नहीं हो पाता है। और तब ऐसी परिस्थिति में जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं वो क्या, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला होती है, उससे क्या होता है, वाटर का क्या होता है, वो फ्लो होता है। इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, और इस पाथ को अपन नॉन लिविंग पाथवे भी कहते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा सिंपल है सिम्प्लास्ट पाथवे, इसको ले रहे हैं अपन थोड़ा सा यहाँ। दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे, देखो जब वाटर का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो किससे होता है, जो प्लाज्मोडेस्माटा है, किससे होता है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। जब वाटर का जो फ्लो है वो किससे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। प्रोटो जो प्लाज्म है, जीव तंतु है, उनके द्वारा होता है। जब वाटर का फ्लो किससे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है या फिर प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इसको सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। और ये जो पाथवे है, ये पाथवे क्या होता है, ये पाथवे ऑस्मोसिस की जो क्रिया है उससे संपन्न होता है। किससे बता, ऑस्मोसिस की जो क्रिया है, ऑस्मोसिस पराश्रम की जो क्रिया होती है उससे संपन्न होता है। और इस पाथवे के लिए क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है बच्चों, एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस फ्लो occurs through osmosis and it requires energy. It is also called living pathway. इसे आ कहते हैं लिविंग पाथवे, क्योंकि कैसा है, ये लिविंग कोशिकाओं में हो रहा है, तो इसलिए इसको लिविंग पाथवे भी कहते हैं, लिविंग पाथवे भी कहते हैं। इट हैज, अच्छा ये जो पाथवे है, इस पाथवे में क्या होता है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस आते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मैक्सिमम रेसिस्टेंस, मैक्सिमम रेसिस्टेंस अर्थात जो प्रतिरोध है इसी मार्ग में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो जब कोशिकाओं के अंदर जो जल का फ्लो होता है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, जो वाटर का जो फ्लो होता है वो किसके माध्यम से होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से होते हैं, तब उससे क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। और ये जो पाथवे है, ये पाथवे ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। इस क्रिया में क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये कैसी कोशिका में होता है, लिविंग सेल्स में होता है, इसलिए इसे लिविंग पाथवे भी कहते हैं। और इस पाथवे में मैक्सिमम रेसिस्टेंस की क्या होती है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस इसी पाथवे है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सा हो गया, सिम्प्लास्ट पाथवे हो गया। तीसरा है बच्चों, सरल है तीसरा भी, वैक्यूलर पाथवे, वैक्यूलर पाथवे, राजधानी पथ बोलते हैं इसको हिंदी में। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स occurs through the plasma membrane। किससे होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर जो देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब एक सेल से दूसरी सेल्स में वाटर का जो फ्लो है वो किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न कि नॉट फॉर प्लाज्मोडेस्माटा।
तो प्लाज्मा डेस्माटा का इसमें कोई रोल नहीं है। किसका रोल है इसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाद जो वाटर है वह वाटर कहाँ पहुँचता है? वैक्यूल से पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है बेटा? वैक्यूल से पहुँचता है। वैक्यूल से कहाँ पहुँचता है? टोनोप्लास्ट में पहुँचता है। टोनोप्लास्ट के अंदर पहुँचता है। ठीक है। और इस क्रिया में क्या होता है? जो एनर्जी है उसकी आवश्यकता होती है। इसमें भी क्या होती है बेटा? एनर्जी की आवश्यकता होती है इस क्रिया में। और ये जो इसमें भी क्या होती है? ऑस्मोसिस की क्रिया है वो क्या होती है? यहाँ पर काम आती है। तो यहाँ पर भी क्या होती है? ऑस्मोसिस की क्रिया है, इस क्रिया के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। और यहाँ पर भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब एक सेल से प्लांट के अंदर एक सेल्स होती है, एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर जो वाटर का जो फ्लो होता है वो किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, जीवद्रव कला है, उसके माध्यम से होता है। नहीं कि नॉट फॉर प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बाद जल कहाँ पहुँचता है? वैक्यूल से पहुँचता है। और वैक्यूल से कहाँ पहुँचता है? टोनोप्लास्ट में। और इस क्रिया में इस क्रिया की ये जो क्रिया है वो किससे संपन्न होती है? ऑस्मोसिस क्रिया। और इस क्रिया में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो पाथवे और वाटर और इम्प्लांट्स तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड कौन सा पाथवे? वैक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे कैसा है? नॉन लिविंग पार्ट्स है, सेल वॉल के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। और जो रूट की जो कौन सी पट्टिका थी, ये कौन सी सेल थी? एंड्रोन सेल थी। इसमें कौन सी किससे होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन जो पाथवे उसके माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है। और जो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है? जो प्लाज्मा डेस्माटा है उसके माध्यम से हो रहे हैं जल का फ्लो एक सेल से दूसरी सेल में। इसमें भी वही चीज़ें, ऑस्मोसिस की व्यवस्था होती है, एनर्जी की व्यवस्था होती है, लिविंग पाथवे है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। और ये इससे थोड़ा सा इसमें जो वाटर का जो फ्लो है एक सेल से दूसरे सेल से किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। नॉट फॉर प्लाज्मोडेस्माटा। वैक्यूल इसके बाद कहाँ पहुँचता है जल? वाटर रिचेज वैक्यूल्स एंड टू रिचेज द टोनोप्लास्ट एंड इट process is necessary for osmosis and it process requires energy। ठीक है बेटा। तो ये पाथवे होगा कौन सा? वैक्यूलर पाथवे। पाथवे वाटर इन प्लांट्स प्रेजेंट टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स: एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर प्लास्ट पाथवे। ठीक है बेटा। एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे। तो यहाँ तक आज के लिए अपन यहाँ तक अपन इसको पढ़ेंगे और इससे आगे की जो वीडियो है वो अपन कल देख लेंगे। ठीक बेटा। तो आप लोग मेहनत कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट होती है वो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 34 85 87 53 या फिर एक और नंबर 77 42 55 87 53 77 34 27 27 53 और 77 42 55 77 42 55 55 87 53 है ना। ये दोनों नंबर मेरे परमानेंट नंबर हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है। ठीक बेटा। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने अब तक आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये 6 अभी अधूरा है और 5 पार्ट है वो क्या कर लिया मैंने? पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें जो उस पार्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आपके जो नोट्स हैं उन नोट्सों को मैं PDF के माध्यम से आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सेंड कर दूँ जल्दी ही। ठीक बेटा। और आप लोग अच्छी मेहनत कीजिए और क्योंकि आप लोग जब मेहनत करोगे तो तभी हम लोग मेहनत कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो जभी आप अच्छे मार्क्स आप लोगों की प्राप्त होंगे और तभी आपकी जो उम्मीद है वो माँ बाप की भी क्या होंगी? पूरी होंगी। ठीक बेटा। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अभी भी ऐसा नहीं है लॉकडाउन है तो लॉकडाउन नहीं पढ़े आप लोग, बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग। सभी सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो, उनको समय निकालिए आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जो भी समय गया वो तो गया उसको छोड़ो, लेकिन हो सकता है थोड़ा सिलेबस कम भी हो जाए जिससे आपको कुछ राहत मिल जाए। ठीक बेटा। तो इस तरह से ये कौन सा पार्ट चल रहा है अपन का? वाटर ऑब्जर्वेशन एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट। ठीक है। यहाँ तक अपन देख चुके हैं। इससे आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अपन कल देख लेंगे मेरे। ठीक है। थैंक्स। आज के लिए इतना ही।